दोस्तों, कई बार दुनिया में सबसे खतरनाक जवाब वो नहीं होता जो कैमरों के सामने दिया जाए। सबसे खतरनाक जवाब वो होता है जो सामने वाले को बिना बोले समझ आ जाए। और अभी पिछले कुछ दिनों से भारत की सरकार कुछ उसी मोड में दिखाई दे रही है। पहले अमेरिका को सटली सिग्नल यानी बिना बोले ही इशारा दिया गया। अब चीन की बारी आ गई है, क्योंकि बीजिंग पिछले काफी समय से लगातार इंडिया को पोक करने की कोशिश कर रहा था। कभी कश्मीर, कभी बॉर्डर, कभी साउथ एशिया पॉलिटिक्स। लेकिन इस बार दिल्ली ने भी ऐसा डिप्लोमेटिक मूव चला है जिसके बाद चाइना के पॉलिसी एक्सपर्ट्स की नींद थोड़ी कम होने वाली है। और ऑनेस्टली ये वही वाला जवाब है जिसमें आवाज कम होती है लेकिन जलन ज्यादा। भारत सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे चीन को उसी की भाषा में रिप्लाई मिल गया? होर्मुज क्राइसिस के बीच ईरान ने किन भारतीयों को अपनी जेलों से रिहा किया है? इजराइल ने इंडिया को लेकर ऐसी कौन सी इमोशनल बात कही है जो अभी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है? और पाकिस्तान ने अचानक अपना वही प्रोजेक्ट पीछे क्यों खींच लिया जिसमें वो हिंदू आइडेंटिटी टूरिज्म को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा था? साथ ही चाइना ने इंडिया की क्वाड मीटिंग पर क्या रिएक्शन दिया है और क्यों अब इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स पहले से ज्यादा टेंस होती जा रही है? आज की वीडियो में काफी सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे पूरा जियोपॉलिटिकल सिग्नल छिपा हुआ है। और मजेदार बात ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स अभी ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सब अलायंस खेल रहे हों, लेकिन अंदर से हर किसी को हर किसी पर शक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो अपडेट्स आने वाली हैं, उनमें डिप्लोमेसी कम, साइलेंट प्रेशर ज्यादा दिखाई देने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारा नवदृष्टि चैनल बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और चाइना की, क्योंकि इस बार दिल्ली ने बीजिंग को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर जरूर गया होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया ने ये जवाब किसी लाउड स्पीच से नहीं दिया, बल्कि क्वाइटली डिप्लोमेटिक तरीके से दिया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत में मौजूद तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसे सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन यानी CTA भी कहा जाता है, उसके इलेक्शंस हुए थे और इन इलेक्शंस में पेनपात सिरिंग दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई सिंबॉलिक ग्रुप है, लेकिन रियलिटी में तिब्बती एग्जाइल कम्युनिटी के लिए ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम काफी सीरियस मैटर होता है। इनके प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, 5 साल बाद वोटिंग होती है, पार्लियामेंट मेंबर्स चुने जाते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड होती है। और वोटिंग सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के कई देशों में करवाई जाती है जहां टिबेटन डायस्पोरा मौजूद है। जिन टिबेटन्स के पास CTA की ग्रीन बुक होती है वही वोट डाल सकते हैं। बेसिकली उनके लिए ये ग्रीन बुक वैसी ही इम्पोर्टेंस रखती है जैसे किसी कंट्री में वोटर ID कार्ड। दलाई लामा रिलीजियस हेड माने जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अलग इलेक्ट होती है। यानी टिबेटन कम्युनिटी के लिए ये पूरा प्रोसेस इमोशनल भी है और पॉलिटिकल भी। अब हुआ क्या? 27 मई को पेनपात सिरिंग की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी धर्मशाला में। दलाई लामा खुद मौजूद थे। टिबेटन सोसाइटी के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन सेरेमनी से पहले चाइना ने इंडिया को वार्निंग दी थी। बीजिंग ने कहा कि उनकी नजर में सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करता है। और चाइना ने इनडायरेक्टली इंडिया से कहा कि ऐसी एंटी चाइना एक्टिविटीज को अपनी जमीन पर अलाउ मत करो। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चाइना बोल रहा था, देख लेना, ज्यादा सपोर्ट मत देना। अब नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में कई कंट्रीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि ऑनेस्टली चाइना से हर कोई अननेसेसरी पंगा नहीं लेना चाहता। आजकल दुनिया का हाल ऐसा है कि कंट्रीज ह्यूमन राइट्स पर स्पीचेस तो दे देती हैं, लेकिन बीजिंग नाराज हो जाए तो तुरंत कैलकुलेटर निकालकर ट्रेड लॉसेस गिनने लगती हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने अलग रास्ता चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 2 BJP MPs को ऑफिशियल प्रेजेंस के लिए भेजा। अरुणाचल प्रदेश से MP तापिर गाव और झारखंड से निशिकांत दुबे। दोनों नेताओं ने दलाई लामा से मुलाकात की और पेनपात सिरिंग से भी मिले, जो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? पूरी सेरेमनी में ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने वाले सिर्फ 2 कंट्रीज थे, इंडिया और अमेरिका। हाँ, बस यही 2। US एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट्स भी वहाँ मौजूद थे। मतलब दुनिया भर में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और बाकी कई बौद्ध मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज होने के बावजूद कोई ओपनली तिब्बती पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है चाइना इस इशू को लेकर कितना सेंसिटिव है। लेकिन इंडिया ने इस बार क्लियर सिग्नल दे दिया कि रिलेशंस इंप्रूव करना अलग बात है और हर वार्निंग के सामने झुक जाना अलग बात। और ऑनेस्टली यही चीज बीजिंग को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि चाइना को वो कंट्रीज
बहुत पसंद है जो उसके प्रेशर में तुरंत नोटेड सर मोड में चले जाएं। लेकिन इंडिया अभी वाला बिहेवियर कुछ और ही दिखा रहा है। हाँ, दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ रहा है, फ्लाइट्स नॉर्मलाइज हो रही हैं, बिजनेस टाइज इंप्रूव करने की कोशिश चल रही है। लेकिन तिब्बत वाले इशू पर दिल्ली ने लाइन क्लियर रखी है और यही इस पूरे स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज है। चाइना को शायद उम्मीद थी कि इंडिया क्वाइटली डिस्टेंस बना लेगा, लेकिन धर्मशाला से जो विजुअल्स आए उन्होंने बीजिंग को इनडायरेक्टली बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन अपनी जगह है लेकिन नेशनल पोजीशनिंग अपनी जगह। अब अगली अपडेट ऐसी है जो सुनने में तो छोटी लगेगी, लेकिन अगर ध्यान से समझो ना तो पूरी जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई समझ आ जाएगी। ईरान ने आखिरकार 10 भारतीय नाविकों को छोड़ दिया है। सुनकर बहुत लोग बोलेंगे वाह, ईरान ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल ये है कि इन लोगों को लगभग 1 साल तक रोका ही क्यों गया था। ये कोई अपराधी नहीं थे, ना किसी जंग का हिस्सा थे, ना किसी एजेंसी के लोग। ये आम भारतीय थे जो जहाज पर नौकरी कर रहे थे। पिछले साल जब उनका ऑयल टैंकर होर्मुज के रास्ते से गुजर रहा था, तभी ईरान की फोर्स ने जहाज को पकड़ लिया और उसके बाद ये लोग वहीं फंस गए। धीरे धीरे महीनों गुजरते गए। घर वाले इंतजार करते रहे, फोन का इंतजार, खबर का इंतजार, किसी अपडेट का इंतजार। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया क्या कर रही थी? कोई ट्विटर पर ईरान जिंदाबाद लिख रहा था, कोई इजराइल को गालियां दे रहा था, कोई अमेरिका को विलन बता रहा था। लेकिन उन परिवारों से जाकर कोई पूछता जिनके अपने लोग महीनों तक दूसरे देश की हिरासत में बंद थे, तब समझ आता कि असली दर्द क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मामला भारत का था ही नहीं, लड़ाई कहीं और चल रही थी, तनाव किसी और के बीच था, लेकिन फंस गए भारतीय। यही कारण है कि दुनिया की राजनीति में बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी देश का फैन बन जाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि देशों की दोस्ती स्पीचेस पर नहीं चलती, जहां फायदा दिखता है वहीं तक रिश्ते चलते हैं। आज छोड़ा है, अच्छी बात है, भारत की सरकार और एम्बेसी ने मेहनत की, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूलिए कि इन भारतीयों ने अपने जीवन के लगभग 10 महीने हिरासत में बिताए हैं और यही चीज पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। अब अगली अपडेट भारत और इजराइल को लेकर है और इस बार इजराइल की तरफ से भारत के लिए ऐसा बयान आया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया और इजराइल की दोस्ती सिर्फ आज की पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है, इसके पीछे दोनों देशों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने लंबे समय तक हमले झेले, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को खत्म नहीं होने दिया। और शायद यही वजह है कि इंडिया और इजराइल एक दूसरे को बाकी देशों से थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। उन्होंने रैडिकल एक्सट्रीमिज्म का भी जिक्र किया, कहा कि दोनों देश लंबे समय से आतंकवाद और कट्टर सोच के खिलाफ साथ काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें रही हैं जहां यहूदी समुदाय बिना डर के रह पाया हो, लेकिन भारत उन देशों में रहा जहां यहूदियों को हमेशा सम्मान मिला। और ऑनेस्टली यही चीज इजराइल बार बार याद रखता है। देखिए, देशों के रिश्ते सिर्फ हथियारों और डील से मजबूत नहीं होते, कई बार ट्रस्ट, इतिहास और लोगों का व्यवहार भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में इंडिया इजराइल पार्टनरशिप इतनी तेजी से मजबूत हुई है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, हर जगह कोऑपरेशन बढ़ा है। वैसे अगर आपको चुनना हो तो इंडिया का सबसे भरोसेमंद पार्टनर आपको कौन लगता है, इजराइल या रशिया? अब अगली अपडेट पाकिस्तान से आ रही है और ऑनेस्टली ये वही चीज है जो दिखाती है कि कोई देश सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, सोच से भी आगे बढ़ता है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में कुछ पुराने इलाकों के नाम बदलने की तैयारी चल रही थी, यानी पार्टीशन से पहले जो हिंदू और सिख नाम हुआ करते थे उन्हें वापस लाने की बात हो रही थी। जैसे इस्लामपुरा का नाम बदलकर कृष्णा नगर और मुस्तफाबाद का नाम धर्मपुर रखने का प्रस्ताव था। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अपने इतिहास को थोड़ा ऑनेस्टली देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर वहाँ हो जाता है। कट्टरपंथी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगे, हार्डलाइनर्स भड़क गए और आखिरकार पंजाब सरकार ने पूरा प्लान वापस ले लिया। विरोध करने वालों का कहना था कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में हिंदू नाम नहीं होने चाहिए। कुछ लोग तो ये तक बोलने लगे कि उन्हें रोज हिंदू नाम बोलने पड़ेंगे जो उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी के खिलाफ है। अब सोचिए, अगर किसी सोसाइटी को सिर्फ नाम सुनकर ही खतरा महसूस होने लगे तो असली समस्या कहाँ है? और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहा। इतिहास बदलने की कोशिश अलग बात है, लेकिन इतिहास से डरना अलग बात है, क्योंकि सच ये है कि पार्टीशन से पहले उस पूरे इलाके की पहचान मिक्स्ड थी। हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि पुराने नाम वापस लाने की बात पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और फिर लोग पूछते हैं कि देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा।